हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पूर्व हमने खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप से आदिकालीन साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति, आदिकालीन हिंदी गद्य, राजस्थानी गद्य और ब्रजभाषा गद्य, दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य और उत्तर भारत का खड़ी बोली गद्य, गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य और खड़ी बोली गद्य का विकास। इन सभी सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। मैं आई बटन में उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट को शेयर कर दूंगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह हिंदी खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने मेन कंटेंट में। तो शीर्षक है हिंदी खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, हमने पिछली क्लास में जो वीडियो को एंड किया था वो 1850 ईस्वी तक प्रचलन में कौन सी लिपि आ गई थी, तो इसका सही उत्तर हो गया फारसी। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो है हमारा हिंदी खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज। इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1799, बी ऑप्शन है 1800, सी ऑप्शन है 1801, ऑप्शन डी है 1802। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1800। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है जॉन गिलक्राइस्ट, ऑप्शन बी है थॉमस रो, ऑप्शन सी है मार्क्वेस वेलिचली और ऑप्शन डी है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मार्क्वेस वेलिचली या लॉर्ड वेलिचली भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड वेलिचली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारतीय संस्कृति का प्रचार, ऑप्शन बी भारतीय भाषाओं का विकास, ऑप्शन सी राजनीतिक उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को शिक्षित करना, या ऑप्शन डी साहित्यिक सृजन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक उद्देश्य तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को शिक्षा देना। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का। अगला हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है डॉक्टर हंटर, ऑप्शन बी है डॉक्टर जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी है हेनरी विविनियन, ऑप्शन डी है मैकाले, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा जॉन गिलक्राइस्ट, जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी भाषा पर कितने ग्रंथों की रचना की? ठीक है, अब चूँकि इनको अध्यक्ष के रूप में वहाँ हिंदी भाषा के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो इन्होंने कितनी हिंदुस्तानी भाषा पर कितने ग्रंथों की रचना की थी? ऑप्शन है ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 19। अगला प्रश्न देखते हैं। तो गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी भाषा पर कितने ग्रंथों की रचना की है? 19 ग्रंथों की रचना की है। इनके द्वारा संपादित, अच्छा अब थोड़ा हम पॉइंट्स देख लेते हैं इससे संबंधित। इनके द्वारा संपादित द ओरिएंटल फैब्युलिस्ट की भूमिका में लिखा है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए द ओरिएंटल फैब्युलिस्ट की राइटर कौन है, तो जॉन गिलक्राइस्ट हो गया। ठीक है, तो जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा संपादित द ओरिएंटल फैब्युलिस्ट की भूमिका में लिखा है, आई वेरी मच regret that along with the bridge bhasha the khadi boli was omitted, since this particular idiom or style of the Hindustani would have proved highly useful to the students of that language. The real khadi boli is distinguished by the general observance of Hindustani grammar and nearly a total exclusion of Arabic and Persian words.
तो इस पुस्तक में जो जॉन गिलक्राइस्ट हैं वो रिग्रेट इस चीज़ के लिए फील कर रहे हैं कि अब तक जो ब्रजभाषा और खड़ी बोली जो है वो किसी न किसी प्रकार से उपेक्षित रही। उसका कारण क्या था कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं या ज़्यादातर जो लोग थे वो हिंदुस्तानी भाषा को जो है वो ज़्यादा महत्व दे रहे थे, और उसी में जो कामकाज की भाषा चूँकि वही हो गई थी, यानी अरबी फ़ारसी का जो फ़ारसी जो है वो कामकाज की भाषा थी तब, तो इसलिए महत्व जो है वो ज़्यादा हिंदुस्तानी भाषा की होने लगी। तो इनका ये कहना है कि अगर हम जो अगर खड़ी बोली का जो मूल स्वरूप है अगर उसे पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हिंदुस्तानी भाषा से अरबी फ़ारसी के शब्दों को क्या करना होगा, निकाल देना होगा। तो अरबी फ़ारसी के जो शब्द हैं अगर हिंदुस्तानी भाषा से निकाल दिए जाएँ तो हम जो खड़ी बोली का जो मूल रूप है उसे प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गिलक्राइस्ट के कथन के अनुसार खड़ी बोली की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए संस्कृत प्रधानता, ऑप्शन बी अरबी फ़ारसी शब्दों का बहुल प्रयोग, ऑप्शन सी अरबी फ़ारसी शब्दों का लगभग अभाव और हिंदुस्तानी भाषा से खड़ी बोली का भेद था, ऑप्शन डी केवल बोलचाल की भाषा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक मिनट, अरबी फ़ारसी शब्दों का लगभग अभाव, ऑप्शन सी। जैसा कि उन्होंने अपनी अंतिम पंक्ति में कहा है कि अगर खड़ी बोली के मूल रूप को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, हिंदुस्तानी से वो जो अरबी फ़ारसी के जो शब्द हैं उनको निकाल देना होगा। तो यहाँ पे एक ये भी चीज़ आप देखिए कि हिंदुस्तानी भाषा और खड़ी बोली में मूल जो अंतर है वो अरबी फ़ारसी के शब्दों के कारण ही अंतर है। ठीक है, तो गिलक्राइस्ट के कथन के अनुसार खड़ी बोली की विशेषता क्या है कि उसमें अरबी फ़ारसी के शब्दों का लगभग क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिलक्राइस्ट की प्रथम कृति कौन सी थी? ऑप्शन ए है द ओरिएंटल फैबुलिस्ट, ऑप्शन बी है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी व्याकरण और ऑप्शन डी है हिंदुस्तानी रीडर। इसका सही आंसर होगा द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। तो गिलक्राइस्ट की प्रथम कृति के रूप में किसे माना जाएगा? अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। ठीक है, और इस कृति की जो लिपि है वो क्या है, फ़ारसी लिपि है। ठीक है, और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी की अगर लिपि पूछी जाए तो वो फ़ारसी लिपि है। इससे संबंधित और अगर एक पॉइंट हम देख लें, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं उसे हम देख लेते हैं। गिलक्राइस्ट महोदय की एक अन्य कृति अ ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में व्याकरण के नियम तो हिंदवी के आधार पर निर्धारित किए गए, छंद, लिपि, उद्धरण आदि उर्दू के आधार पर निर्धारित किए गए। ठीक है, तो गिलक्राइस्ट की एक और कृति कौन सी हो गई? अ ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ये एक इनकी कृति हो गई। दूसरा अ ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी, और हमने एक और कृति पढ़ी इनकी द ओरिएंटल फैबुलिस्ट। हालांकि वो उनके संपादक है लेकिन संपादित ग्रंथ तो है ना उनकी, तो इस दृष्टि से भी वो रचना जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें इसके अंतर्गत यानी अ ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो व्याकरण के जो नियम हैं वो हिंदवी के आधार पर तय किए गए हैं, और जो छंद, लिपि, उद्धरण आदि जो हैं वो किसके आधार पर? उर्दू के आधार पर हैं। तो प्रश्न इस तरीके से भी बन सकते हैं। और दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो हिंदुस्तानी से उनका तात्पर्य, यानी गिलक्राइस्ट का हिंदुस्तानी से तात्पर्य क्या है? उस भाषा से था जिसका व्याकरण तो उन्हीं के शब्दों में हिंदवी या ब्रजभाषा से लिया गया था, किंतु संज्ञा शब्द अरबी फ़ारसी से लिए गए थे। ठीक है, तो जो संज्ञा शब्द थे वो अरबी फ़ारसी से लिए गए थे, और जो कह सकते हैं हमारा व्याकरण में जो जिसका व्याकरण तो उन्हीं के शब्दों से था, यानी हिंदवी या फिर ब्रजभाषा से लिया गया था। व्याकरण ब्रजभाषा और हिंदवी से लिया गया था, और संज्ञा शब्द जो थे वो अरबी फ़ारसी से लिए गए थे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह उन्होंने हिंदी, उर्दू, रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना था। अभी हमने इससे पूर्व जो देखा था शायद हिंदी खड़ी बोली का विकास। ठीक है, तो खड़ी बोली गद्य का विकास था, खड़ी बोली का विकास था। ठीक है, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो ब्रिटिश शासन की जो ब्रिटिश कंपनी के दौरान जो खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा था उसे रेखता कहा जा रहा था, उर्दूई कहा जा रहा था और हिंदुस्तानी भी कहा जा रहा था। वहीं अगर हम बोलचाल की खड़ी बोली की बात करें तो वहाँ पे वो हिंदवी है और हिंदुई है और हिंदी और खड़ी बोली है। ठीक है, तो ये तीन शब्दों से उसे सुशोभित किया जा रहा था। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं तो गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं, वो हिंदी, उर्दू, रेखता और हिंदुस्तानी सबको क्या मानते हैं? समान मानते हैं। ठीक है, तो ये एक अंतर आप देख सकते हैं गिलक्राइस्ट और रामचंद्र तिवारी के अनुसार जो उन्होंने विश्लेषण किया है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, गिलक्राइस्ट महोदय ने हिंदी का अर्थ किस रूप में लिया है? ऑप्शन ए संस्कृत की भाषा, ऑप्शन बी हिंदुओं की भाषा, ऑप्शन सी हिंदी की भाषा, ऑप्शन डी सिपाहियों की भाषा। इसका सही उत्तर होगा गिलक्राइस्ट महोदय ने हिंदी को हिंदी की भाषा के अर्थ में लिया है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि उनके अनुसार हिंदी की भाषा कौन है, यानी कौन सी भाषा है, तो हिंदी है। ठीक है, हिंदुई को हिंदुओं की भाषा मानते थे। अच्छा, हिंद की भाषा हिंदी हो गई और हिंदवी जो वो है वो मान रहे हैं सिर्फ हिंदुओं की भाषा है। ठीक है, गिलक्राइस्ट के अनुसार। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली की कितनी शैलियाँ निर्धारित की थी? आप चाहें तो इसके लिए अलग अलग नोट्स भी बना सकते हैं, यानी जो जो आपको इम्पॉर्टेंट फैक्टर लग रहे हैं कि खड़ी बोली, क्योंकि खड़ी बोली जो विषय है वो आपके यूजीसी नेट से रिलेटेड भी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर एग्ज़ाम देते हैं आप, या फिर स्कूल टीचिंग का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे भी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जो खड़ी बोली का जो मेन अगर देखें तो उसके विभिन्न आंदोलन या फिर उसका फोर्ट विलियम कॉलेज के जो आचार्य रहे या पंडित कह सकते हैं, उनका जो योगदान रहा गया वो किस तरीके से विकसित हुआ है, तो उस रूप में आप इसको इम्पॉर्टेंट समझते हुए इसके लिए अलग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रश्नों को देख रहे थे। दूसरा जो प्रश्न है वह, गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली की कितनी शैलियाँ निर्धारित की थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही उत्तर होगा 3। कौन कौन से 3 ये देख लेते हैं। गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली की 3 शैलियाँ निर्धारित की है। पहली शैली है दरबारी या फारसी शैली। ठीक है, दरबारी या फारसी शैली सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य नहीं थी। अब जो ये दरबारी और फारसी शैली थी, ये जो आम जनमानस है उनके लिए क्या थी, मतलब कह सकते हैं बोधिक भाषा कह सकते हैं, या फिर बोधगम्य नहीं थी। ठीक है, दूसरी जो शैली थी वह हिंदुस्तानी शैली थी। तीसरी शैली हिंदवी शैली, जिसे गवारू शैली भी कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने गवारू शैली भी उसे कहा है गिलक्राइस्ट ने। ठीक है, तो 3 शैली है, दरबारी या फारसी शैली, दूसरा है हिंदुस्तानी शैली, और तीसरा है हिंदवी शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, गिलक्राइस्ट द्वारा गढ़ी गई 3 शैलियों में से कौन सी उन्हें सर्वप्रिय थी? तो ऑप्शन है फारसी शैली, ऑप्शन बी हिंदवी शैली, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी शैली, और ऑप्शन डी दरबारी शैली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी शैली। तो जो बी जो ऑप्शन है, यानी जो दूसरे नंबर वाला जो शैली है वो उनको अधिक प्रिय है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी शैली। ठीक है, उन्होंने 3 शैलियाँ बताई हैं, दरबारी या फारसी शैली दोनों एक ही है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही हैं, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली। तो हिंदुस्तानी शैली क्या है, उनको अत्यधिक प्रिय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिलक्राइस्ट महोदय ने द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान किसे कहा? ठीक है, किस भाषा को उन्होंने कहा? तो ऑप्शन है फारसी शैली, ऑप्शन बी है हिंदवी शैली, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी शैली, और ऑप्शन डी है संस्कृत मिश्रित शैली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी शैली। अब चूंकि इनको ये प्रिय भाषा है तो ये इनके लिए क्या कहते हैं, प्रयोग क्या कर रहे हैं शब्द, एक उपबंध जिसे क्या दे रहे हैं, द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान। किसे कह रहे हैं? हिंदुस्तानी शैली को। ठीक है, कौन कह रहे हैं? गिलक्राइस्ट कह रहे हैं। ठीक है, अगला हम देखें तो अगला प्रश्न है, गिलक्राइस्ट के समय कॉलेज में किसे स्थायी नियुक्ति देनी पड़ी थी? ऑप्शन ए है विलियम प्राइस, ऑप्शन बी है रिडेल साहब, ऑप्शन सी है लल्लूलाल जी, ऑप्शन डी है NB एड मॉन्स्टन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा लल्लूलाल जी। यानी गिलक्राइस्ट के समय कॉलेज में किसे स्थायी नियुक्ति देनी पड़ी थी? तो लल्लूलाल को स्थायी नियुक्ति देनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, कॉलेज की भाषा नीति में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? यहाँ कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज की विषय में बात हो रही है। तो इसकी भाषा नीति में परिवर्तन का क्या कारण था? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की संस्कृत में रुचि थी, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी जनसाधारण के लिए बोधगम्य नहीं थी और सिपाही द्वारा भी इस भाषा को न समझ पाना था, ऑप्शन सी अरबी फारसी पर प्रतिबंध था, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल का आदेश था। तो भाषा नीति बदलने का मुख्य कारण क्या रहा है? सही उत्तर ऑप्शन बी, हिंदुस्तानी जनसाधारण के लिए बोधगम्य नहीं थी और सिपाहियों द्वारा भी इस भाषा को समझा नहीं जा रहा था। इस कारण जो इसकी भाषा नीति है उसको परिवर्तित कर दिया गया। अगला पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। 25 जुलाई 1815 में ईस्वी में वार्षिकोत्सव के समय NB एड मॉन्स्टन ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि भाषा जो है वो जनसाधारण के लिए सहज नहीं है, यानी जनसाधारण उस भाषा में सहज नहीं है। इस कारण जो इसकी भाषागत नीति है वो बदलनी चाहिए। तो इस ओर इशारा करने वाले कौन थे? NB मॉन्स्टन थे।
एडमॉन्स्टन थे और इन्होंने जो समय चूज़ किया है जब ये इस और ध्यान आकृष्ट करते हैं वो है 25 जुलाई 1815 के आसपास। ठीक है, अगला प्रश्न है 1823 ईस्वी में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? ऑप्शन है ए गिलक्राइस्ट, बी है विलियम प्राइस, ऑप्शन सी रडेल साहब, ऑप्शन डी एन.बी. एडमॉन्स्टन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विलियम प्राइस। तो 1823 ईस्वी में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन बने? विलियम प्राइस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विलियम प्राइस की नीति के अनुसार कॉलेज में किस भाषा को मान्यता दी गई? ठीक है, गिलक्राइस्ट के बाद फिर विलियम प्राइस आए। विलियम प्राइस की नीति के अनुसार कॉलेज में किस भाषा को मान्यता दी गई? ऑप्शन है अरबी फारसी मिश्रित हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी दक्षिणी, ऑप्शन सी हिंदी जिसे खड़ी बोली या आधुनिक अर्थ में अगर कहें तो वो खड़ी बोली है, ऑप्शन डी संस्कृत निष्ठ हिंदी। इसका सही उत्तर विलियम प्राइस की नीति के अनुसार कॉलेज में किस भाषा को मान्यता दी गई? तो विलियम प्राइस ने हिंदी यानी खड़ी बोली हिंदी को मान्यता दी। ठीक है, तो अगर हम देखें खड़ी बोली का जो फोर्ट विलियम कॉलेज में पूर्णता से अगर उसको मान्यता जो पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त हुई वो विलियम प्राइस की अध्यक्षता में हुई। ठीक है, अब इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इनके समय यानी फोर्ट विलियम प्राइस के समय कॉलेज काउंसिल के मंत्री रडेल साहब ने सरकारी मंत्री सी लसिंगटन को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा था कि फारसी और अरबी से घनिष्ठ संबंध होने के कारण यह स्पष्ट है कि प्रत्येक विद्यार्थी कॉलेज में विद्याध्ययन की अवधि कम करने की दृष्टि से फारसी और हिंदुस्तानी भाषाएं ले लेते हैं। फारसी के साधारण ज्ञान से भी वे शीघ्र ही हिंदुस्तानी में आवश्यक दक्षता प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं, किंतु भारत की कम से कम 3/4 जनता के लिए उनकी अरबी फारसी शब्दावली इतनी दुरूह सिद्ध होती है जितनी स्वयं उनके लिए संस्कृत जो समस्त हिंदी बोलियों की जननी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात क्या हो गई कि वो विद्यार्थी जो फारसी और अरबी लेकर के भाषा सीख रहे होते हैं तो वो क्या होता है कि हिंदुस्तानी भाषा सीखते हैं और साथ साथ मतलब फारसी का ज्ञान तो उन्हें होता है, साथ साथ उनको हिंदुस्तानी भाषा का भी ज्ञान हो जाता है। वहीं जो जिनकी मूल भाषा हिंदी है उनके लिए वो क्या हो जाती है, वो क्लिष्ट हो जाती है, उनको पढ़ पाना उनके लिए दुरूह हो जाता है। तो इस दृष्टि से उन्होंने क्या किया था, काउंसिल के मंत्री रडेल साहब को क्या किया था, पत्र लिखा। काउंसिल के जो मंत्री रडेल साहब हैं उन्होंने पत्र लिखा था सरकारी मंत्री सी लसिंगटन को, और इस पत्र में बाकायदा जो हिंदुस्तानी जनता है उनकी बात रखी गई थी कि उनको भाषा में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, उससे और स्पष्ट होगा इसे अगर हम समझे तो। जो अगला प्रश्न है वह रडेल साहब के पत्र के अनुसार अधिकांश विद्यार्थी कौन सी भाषाएं चुनते थे? ऑप्शन ए संस्कृत और हिंदी, ऑप्शन बी हिंदी और ब्रजभाषा, ऑप्शन सी फारसी और हिंदुस्तानी, और ऑप्शन डी उर्दू और संस्कृत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फारसी और हिंदुस्तानी, यानी अधिकांश विद्यार्थी इसी भाषा को चुनते थे। अगला प्रश्न है कॉलेज के नव विधान को गवर्नर जनरल ने कब मान्यता दी? जो नई भाषा नीति जो लागू हुई थी उसको गवर्नर जनरल ने कब मान्यता दी? ऑप्शन है 25 जुलाई 1815, दूसरा है 1823, तीसरा है 28 अक्टूबर 1824, चौथा है 1802। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 28 अक्टूबर 1824। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो कॉलेज के नव विधान को गवर्नर जनरल ने कब मान्यता दी थी, वह है 28 अक्टूबर 1824। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे विलियम प्राइस की भाषा नीति प्रधान हो गई। ठीक है, अब चूँकि जो ये समस्या जो जन सामान्य के लिए उठाई गई थी वो विलियम प्राइस के शासन या कह सकते हैं अध्यक्षता के दौरान ही हुई थी, तो इसलिए इनकी जो भाषा नीति है वो प्रधान हो गई। और प्राइस के पत्र में क्या था वो हम देख लेते हैं। हिंदी और हिंदुस्तानी में सबसे बड़ा अंतर शब्दों का है। हिंदी के लगभग सभी शब्द संस्कृत के हैं, हिंदुस्तानी के अधिकांश शब्द अरबी और फारसी के हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि अगर हिंदुस्तानी भाषा की बात अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द होंगे वो अरबी और फारसी के होंगे। वहीं अगर हम हिंदी की बात करें तो वहाँ संस्कृत भाषा है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हिंदी के संबंध में एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि वह नागरी अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। नई लिपि और नए शब्द सीखने में विद्यार्थी को कठिनाई होगी, किंतु इससे उनके ज्ञान की वास्तविक वृद्धि होगी। उनका हिंदुस्तानी ज्ञान थोड़े परिवर्तन के साथ फारसी ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इससे वे ना तो भाषा और ना देश के विचारों के साथ ही परिचित हो पाते हैं। जैसे कि बताया गया है कि जनसामान्य की भाषा जो है वो हिंदी है,
तो उनसे तादाद में स्थापित करने के लिए या उनकी समस्याओं को समझने के लिए ज़रूरी है कि जो भाषा का जो रूप है वो वही हो जो जनसाधारण जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए विलियम प्राइस क्या करते हैं कि जो कहते हैं कि हिंदी पे जो जनसाधारण की जो भाषा है उसको ही आगे बढ़ाया जाए और उसे ही इस तरीके से विषय के रूप में महत्व दिया जाए, भाषा के रूप में महत्व दिया जाए। अगला हम प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न है 1800 से लेकर 1815 ईस्वी तक फोर्ट विलियम कॉलेज की मान्य भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी है उर्दू। इसका सही उत्तर होगा 1800 से, क्योंकि स्थापना जो हुई है फोर्ट विलियम कॉलेज की वो 1800 ईस्वी से हुई है। तो 1800 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक जो भाषा फोर्ट विलियम कॉलेज में मानी जा रही थी, जिसे महत्व दिया जा रहा था, वो थी हिंदुस्तानी भाषा। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1815 के बाद किस भाषा के अध्ययन पर बल दिया गया? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी बांग्ला। तो इससे और स्पष्ट हो गया क्या कि जो 1815 के बाद जो है वह भाषा हमारी क्या है? हिंदी है। ठीक है, तो 1800 से 1815 अगर पूछा जाए तो भाषा क्या थी? हिंदुस्तानी भाषा थी। और वहीं अगर हम बात करें 1815 के बाद की भाषा की तो वह हिंदी हो गई। इससे पहले ऊपर वाले में था हिंदुस्तानी। यह भाषा नीति जॉन गिलक्राइस्ट की थी। ये जो हिंदुस्तानी वाली जो भाषा नीति थी ना, ये जॉन गिलक्राइस्ट की थी। तो जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में अगर कहा जाए, पूछा जाए कि भाषा कौन सी प्रधान थी या प्राधान्य थी या महत्व से मिल रहा था, वह थी हिंदुस्तानी भाषा। वहीं अगर हम विलियम प्राइस की बात करें तो विलियम प्राइस के दौरान जो जिस भाषा को महत्व मिलने लगा था वह थी हिंदी। ठीक है, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से भी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट होती जाएंगी। अगला जो प्रश्न है वह है, किस वर्ष फोर्ट विलियम कॉलेज के नव विधान के साथ भाषा नीति में परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए है 1815, ऑप्शन बी 1824, ऑप्शन सी 1831, ऑप्शन डी 1854। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1824। 1824 में फोर्ट विलियम कॉलेज के नव विधान के साथ भाषा नीति में भी परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो 1824 इसका सही उत्तर। विलियम प्राइस के विचार मान्य हुए। अब 1824 में जो भाषा नीति जो परिवर्तित हुई उसमें विलियम प्राइस की जो मान्यताएं थी उसको माना गया और उसे स्वीकार किया गया इस भाषा नीति में। ठीक है, अब हम पॉइंट्स देख लेते हैं। हिंदी को कॉलेज के पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाने लगा। ठीक है, तो एक भाषा के रूप में तो हम उसे सीख नहीं रहे थे, लेकिन पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से हिंदी को शामिल किया जाने लगा। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है वह है, विलियम प्राइस ने कब पद त्याग कर विलायत प्रस्थान किया? ऑप्शन ए है दिसंबर 1824, ऑप्शन बी है जनवरी 1825, ऑप्शन सी है 1831 दिसंबर, ऑप्शन डी है जनवरी 1854। तो इसका सही उत्तर होगा दिसंबर 1831। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी आज्ञा पत्र द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज कब भंग कर दिया गया? ठीक है, सरकारी आज्ञा पत्र द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज कब भंग कर दिया गया? ऑप्शन 1824, ऑप्शन बी 1831, ऑप्शन सी है 1854 और ऑप्शन डी है 1860। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1854। 1854 में क्या हो गया? फोर्ट विलियम कॉलेज को भंग कर दिया गया। और 1831 में क्या था? जो विलियम प्राइस थे वो प्रस्थान करके विलायत चले गए। तो कॉलेज भंग कब हो गया? 1854 में। ठीक है, तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित जो प्रश्न थे वो इसी वीडियो तक हम इसको सीमित करते हैं। अगला जो वीडियो होगा वो है हमारा कॉलेज के पंडितों का खड़ी बोली के विकास में योगदान। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं उसका भी रिव्यू आप ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में।